हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं स्टार कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वी सेल एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इतिहास देखेंगे, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का विकास होता है। तो अर्थात मतलब कि हमारे कहने का मतलब कि हमारे जो इंडिया में अर्थात भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से विकसित होती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कहाँ 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध से। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जीत लिए जाते हैं। इनके जब ये जीत लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होता है बंगाल पर बहुत ही पूर्ण तरीके से शिकंजा इनका कस जाता है। वहाँ पर मतलब इनका शासन बहुत ही तगड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये लोग ब्रिटिश वाले क्या करते हैं कि ये अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए समय समय पर जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वही हमारे संविधान की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मतलब हमारे संविधान के विकास में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसमें क्या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए फर्स्ट ऑफ और प्रथम इनके ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि जो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था और पहली बार जो कंपनी को प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि इस कंपनी पर केंद्र का भी नियंत्रण स्थापित होता है, अर्थात केंद्र के शासन की नींव भी पहली बार ही पड़ती है। इसी 1773 का जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। और उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम बदल कर गवर्नर जनरल रख दिया जाता है। और पहले गवर्नर जनरल यहाँ के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले कौन व्यक्ति थे, वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, पहले गवर्नर जनरल थे जो बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1774 की। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है, सर एलिजा इम्पे को, और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स और लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसी के तहत आप चलेंगे तो जो इनके कर्मचारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो भाई अपना निजी व्यापार भी करते थे। उनको निजी व्यापार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और जो इनको जो क्या कहते थे कि रिश्वतखोरी थी उसको भी समाप्त कर दिया जाता था। उपहार देने की प्रथा भी इनको ख़त्म कर दी जाती है। और इसके बाद क्या होता है, 1781 का एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसकी बात एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आता है। इसकी क्या भूमिका रहती है, इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए यह एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट के तहत कलकत्ता, बंगाल और बिहार, उड़ीसा में जो क्या किया जाता है कि विधि अर्थात कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि जो दोहरा प्रशासन का प्रारंभ होता है। दोहरा प्रशासन मतलब कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक जितने भी मामले होते थे उनकी देखरेख करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता था राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इसमें क्या किया जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, जो सदस्य थे, उनको जो वेतन दिया जाता था ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके मुनाफे से निकाल कर वेतन दिया जाता था। लेकिन जब ये चार्टर अधिनियम आता है 1793 का, इसके तहत क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको भारतीय राजस्व था उसमें से इनका वेतन देना स्टार्ट हो जाता है। इसके तहत फिर इसके बाद क्या आता है 1713 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए और अधिकार दे दिया जाता है।
व्यापार करने का, और इसका एकाधिकार जो था वो छीन लिया जाता है। एकाधिकार कैसे छीन लिया जाता है कि वहाँ ब्रिटेन में क्या होता है कि जो एक ही कंपनी का अधिकार था, वहाँ बहुत से लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए इनको बढ़ा तो दिया था लेकिन एकाधिकार इनको छीन लेते हैं। उसके बाद लेकिन एक चीज़ नहीं करते हैं क्या कि इनको चीन, चाय और अफीम पर इनका एकाधिकार बना रहता है, और पूर्वी देश जो थे उन पर भी ये व्यापार करते रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती रहे, इसका एकाधिकार बना रहता है। उसके बाद आता है 1813 का अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है कि जो ईसाई पादरी थे उनको यहाँ इंडिया में आने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी, अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन 1813 का अधिनियम के द्वारा इनको क्या किया जाता है, आज्ञा के द्वारा इनको सुविधा ये मिलती है कि आप यहाँ पे भारत में आ सकते हैं। उसके बाद आता है जो चार्टर अधिनियम आता है, वो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके द्वारा जो कंपनी पर जो कंपनी का अधिकार पूर्णतः रूप से स्थापित था और पूर्णतः रूप से कंपनी का अधिकार लेता था, उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश सरकार का सिर्फ मकसद होता है यहाँ पर शासन करना। ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर एक मकसद हो जाता है, अब यहाँ पे क्या करें, शासन करें। इसलिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उनको क्या कह दिया जाता है, अब भारत के गवर्नर जनरल कह दिया जाता है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। और फिर इसके बाद क्या किया जाता है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन भी इसी एक्ट के तहत किया जाता है, इसी चार्टर अधिनियम के तहत किया जाता है। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ही किया जाता है। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, जो कंपनी में प्रमुख पद होते हैं, जो महत्वपूर्ण पद होते थे, उनको भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती हैं। और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है जो इस प्रतियोगी परीक्षा को कराए और इसमें प्रमुख पद को भरने का प्रक्रिया चालू करे। तो इसमें उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत क्या होता है, भारत का जो भारत पर कंपनी का शासन चलता था, अब वो क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। और यहाँ मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है। 15 सदस्यों की काउंसिल गठित की जाती है, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य होते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मंडल के द्वारा निर्देशित सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है, इसी के तहत चलते हैं तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारतीय मामलों पर जो ब्रिटिश की संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित होता है। अर्थात भारत में जो भी मामले होंगे वो ब्रिटिश की संसद में सीधा जाएगा और वहाँ से जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आदेश होगा वही होगा। उसके बाद क्या किया जाता है, मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। पहली बार फिर क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल, पहले देखो इसने क्या किया था, गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया था। फिर अब यहाँ क्या कर दिया जाता है कि गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। और यहाँ प्रथम जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को मिलता है उपाधि। मतलब प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग होते हैं। 1858 ईस्वी के चार्टर 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। उसके बाद हम चलते हैं तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है, विभागीय प्रणाली की प्रारंभ की जाती है। ये किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती थी। इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। और गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब
में विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा 1873 ईस्वी का अधिनियम। इसके तहत इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, कभी न कभी भंग, किसी भी समय को क्या कर दिया जाता है, भंग करने का उपबंध किया जाता है। मतलब इसको मतलब 1873 का जो अधिनियम आता है, इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी यह प्रावधान किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर दिया जा सकता है। तो इसी के अधिनियम के तहत 1 जनवरी सन 1884 को 1884 ईस्वी को क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिकता समाप्त कर दी जाती है और औपचारिकता भंग कर दी जाती है। उसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है इसमें, और भारतीय राजस्व का जो व्यय होता है और जो बजट पर बहस कर जो कार्यकारिणी के सदस्य होते थे उनके द्वारा प्रश्न पूछने और बहस करने की शक्ति प्रदान की जाती है। और उसके बाद फिर इसके बाद जो चार्टर अधिनियम आता है, वो जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है वो क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, वो 1909 को आता है। 1919 को आता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव होगा वो मुस्लिम मत के आधार पर किया जाता है, अर्थात जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चुनाव करने के लिए मुस्लिम मतदाता ही उन्हें मत देंगे। यह अधिनियम क्या करता है, सांप्रदायिकता को जन्म देता है, और इसको जो सांप्रदायिकता को निर्वाचन के जनक से कहा जाता है, सांप्रदायिकता के निर्वाचन के जनक को लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी के अंतर्गत। उसके बाद आता है कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका को स्थापित किया जाता है। ये कौन सी विधायिका थी, राज्य परिषद और केंद्र विधान। दूसरा था केंद्रीय विधान सभा। राज्य परिषद में कितनी संख्या होती थी, सदस्यों की संख्या 60 सदस्यों की संख्या होती थी। इसमें 34 निर्वाचित होते थे और इनका कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्षों का होता था। जबकि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती थी 144 और 104 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत किए जाते थे और इनका कार्यकाल होता था 3 वर्षों का। और उसके बाद आप चलेंगे इसके आगे, तो ये क्या करते थे, इसमें जो बजट होता था उसको स्वीकृति अर्थात बजट को स्वीकार करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया था, निचले सदन को यह अधिकार को स्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है। लोक सेवा गठन करने का प्रावधान किया जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत ही इसके और ये क्या किया जाता है, 1926 में ली आयोग की सिफारिश से सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग का भी गठन कर दिया जाता है। और मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम के तहत ही 1919 में पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ये कब मिलता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो उसके बाद तो हम आगे चले तो इसका क्या और था, इसके बाद आएगा क्या 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम
गए। जिसके बाद चलेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में आप क्या देखेंगे कि जो इसके तहत तो क्या होते हैं 321 अनुच्छेद बनाए जाते हैं और 321 अनुच्छेद रखते हैं। और इसी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है, इसी को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यही था, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया था तब तक इसी से क्या किया जाता था, हमारे इंडिया में शासन करने का रूल बनाया गया था। तो चलिए आइए इसमें देखोगे तो इसमें क्या थे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद आता है हमारा इसकी जो कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को देखेंगे। तो पहला क्या था हमारा अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरियों को क्षेत्र उनको देसी रियासतों से मिलकर बनना था और ये क्या कहते हैं, स्वेच्छा से इस संघ में शामिल हो जाएं। लेकिन ये क्या होता है कि ये स्वेच्छा से शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो है जो घोषणा पत्र जारी करने का अवसर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद आता है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत क्या होता है, द्वैध शासन व्यवस्था जो चलती थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार पर इन्हें प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना, इसके तहत क्या होता है, विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके तहत तो जो परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके बाद आता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के तहत जो किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन करना था, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना होता था तो वो क्या होता था, सिर्फ ब्रिटिश संसद को ही अधिकार ये प्राप्त रहता था। और प्रांतीय विधानमंडल जो संघीय व्यवस्थापित है, इसमें से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए इनके पास कोई भी अधिकार नहीं रहते थे, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका के पास। इसके बाद आता है हमारा क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धतियाँ। इस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति हम जानते हैं कि हमारा जो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें ही क्या करते हैं कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में ही जाने लगता है। हमने पीछे मतलब बताया है इसमें। और क्योंकि जो मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकता था, इस तरह के प्रावधान उसमें आ रहे थे। इस तरह के प्रावधान लॉर्ड मिंटो किए थे उसमें। तो इसके तहत हम यहाँ अब देखेंगे, इसमें 1935 का जो शासन अधिनियम आता है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति का विस्तार कैसे किया जाता है। उस पद्धति को विस्तार करने के लिए इसको संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापकों को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व देने के लिए इन सब का विस्तार कहाँ तक किया जाता है, इन सब का विस्तार किया दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लोगों तक इसका विस्तार कर दिया जाता है। इसके बाद इसी अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, जो संविधान की प्रस्तावना होती है, वो संविधान की प्रस्तावना इस अधिनियम में नहीं रहता है। इस अधिनियम में क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना नहीं रहती है। और इसके बाद तो जो इस अधिनियम की और क्या मुख्य विशेषताएं रहती थी, इसके द्वारा जो वर्मा था भारत से मिला हुआ था, लेकिन इस अधिनियम जब आता है ये अधिनियम, तो इसमें क्या किया जाता है, भारत से वर्मा को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और इसी के अधिनियम के अंतर्गत तो देश की जो मुद्रा रहती थी, मुद्रा की जो साख थी, उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की जाती है। और इसी अधिनियम के तहत मताधिकार का जो विस्तार होता है, वो 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल जाता है। और क्या होता है कि फिर आता है इसके बाद 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें क्या किया गया है, इसमें के जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
आता है हमारा 1947 का। इसमें ब्रिटिश जो संसद थी 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया, और ये इस प्रस्तावित किया गया तो ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया गया, और जिसमें क्या थी 20 धाराएं थी। इस अधिनियम का जो प्रमुख प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे उनको देखने का प्रयास करें। इसमें 2 अधिराज्य की स्थापना, अर्थात भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे। वो कब 15 अगस्त 1947 को बनाए जाएंगे। और इनको शासन सत्ता कब सौंपी जाएगी, जब इनके पास क्या हो, संविधान सभा होगी। उन संविधान सभा को क्या किया जाएगा, ब्रिटिश के द्वारा इनको शासन सत्ता, इन अधिराज्यों को शासन सत्ता सौंपी जाएगी। उसके बाद 1947 का ईस्वी का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होता है, इसके तहत ही भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में क्या होंगे, एक गवर्नर जनरल भी होंगे, और मंत्रिमंडल की सलाह पर इनकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। और जो भारत का ये जो संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में जो कार्य करना रहता था, देखो संविधान सभा का जो विधानमंडल था उसको कब तक कार्य करने का अधिकार दिया गया था, जब तक कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते, अर्थात नया संविधान का निर्माण कर नहीं लेते, तब तक उनको अधिकार दिया गया कि भारत की जो विधानसभा या विधानसभा का विधानमंडल होगा वही कार्य करेगा। इनको इतना स्वतंत्रता दी जाती है, इनका प्रायिकता दी जाती है। इसके बाद आता है, यहाँ भी वही कहा गया है 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही इसी 1935 शासन अधिनियम के द्वारा ही क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा, जब तक वो क्या कर नहीं लेते, नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना निजात मतलब बना नहीं लेते। और इसमें क्या थी, देसी रियासतों को क्या किया गया था, छूट दी गई थी। ये किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं, चाहे भारत में चाहे पाकिस्तान में। इनको एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई थी कि ये क्या करें, ये किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं। तो भारत के अंतर्गत कौन कौन से अधिराज्य शामिल होते हैं उनको देखने का प्रयास करोगे तो अधिराज्य नहीं, भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, जो सिंध और बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम के जो सिलहट जिला को छोड़कर शेष राज्य क्षेत्र उसमें क्या आते हैं, भारत के डोमिनियन में शामिल हो जाते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, जो असम का सिलहट जिला था ये अब क्यों नहीं शामिल होता, यहाँ जब जनमत संग्रह कराया जाता है तो ये क्या करते हैं, यह 1947 में जब सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाता है तो ये पाकिस्तान के पक्ष में मत अपना देते हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है कि इनको अपने इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है। और क्योंकि ये क्या किए थे, पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत को और दिए थे, क्योंकि देसी रियासतों को उस समय क्या थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन देखो हैदराबाद और जूनागढ़ और तो जम्मू कश्मीर ये सब तो नहीं मिले थे। फिर आता है हमारे पास क्या, भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा क्या किस प्रकार बैठती है, क्या होता है इसका गठन, कैसे इनमें कितने सदस्य होते हैं, इनकी क्या क्या प्रायोरिटी रहती है, इन सब को हम देखेंगे अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कैसे हुआ। हम यहाँ तक हम देख लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कैसे हुआ। उसके बाद जो हमारी संविधान सभा बैठेगी, अब इसमें तो उसके लिए जो हमारी संविधान सभा जो बैठ रही है उस पर क्या करेगी, बहस करेगी। अब इस बहस के दौरान जो हमारा संविधान को पारित किया जाएगा उस सब कुछ चीज़ों को हम इसमें देखेंगे भारतीय संविधान सभा में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।